let's start with the answering session. ठीक है? So I'm going to the top and just reading through the questions and then जो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा होगा मैं उसका आंसर नहीं करूँगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना. तो स्टॉप पोस्टिंग योर आंसर्स क्वेश्चंस. आई एम आंसरिंग योर क्यूरीज नाउ. और इंश्योर ये करना है आपने कि यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. ठीक है? नंबर 1, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ फैमिली बिजनेस. सबसे पहली बात तो ये कि फैमिली बिजनेस जो होता है वो फैमिली बिजनेस ओरिजिनली ख़ानदान के दरमियान एक बिज़नेस सेट किया जाता है. फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये है कि ख़ानदान के लोग हैं तो डेफिनेटली इनके दरमियान ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है. यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ख़ानदान का बिज़नेस है, आगे बढ़ाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते, इसके अंदर डाउट्स नहीं होते, एक दूसरे पे कॉन्फ्लिक्ट लाने के लिए इसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं की जाती. और सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली बिजनेसेस की, तो इसमें क्योंकि ख़ानदान के अंदर सब लोग होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोऑर्डिनेशन होती है और कम्युनिकेशन होती है वो बहुत आराम से हो जाती है. ख़ानदान की किसी मीटिंग के अंदर बैठ के आप लोग आराम सुकून से बैठ के बिजनेस के ऊपर बात कर लेते हैं. सो दीज आर बेसिकली द मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर बेनिफिट्स ऑफ फैमिली बिजनेस. ईजी टू सेटअप, कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, नोबडी इज़ विलिंग टू टच यू. सही है? और डेफिनेटली जब आप काम कर रहे होते हैं तो ख़ानदान का काम होता है और ख़ानदान के काम के अंदर डेफिनेटली you people believe कि if this business is going to flourish, we all are going to flourish. ये तो इसके बेनिफिट्स होगा. लेकिन अगर जो हम नुकसानात के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली अगेन क्योंकि हम ख़ानदान में ही होते हैं तो डेफिनेटली वी may not be able to find the right person for the right position, and that is the reason where जहाँ पर हम लोग शायद लेस स्किल्ड या लेस केपेबल बंदे को हम एक बड़ी पोजीशन दे देते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वेयर जब हमारे पास वो काम करने वाला बंदा क्योंकि केपेबल नहीं होता लेकिन ख़ानदानी होता है, देयरफॉर उसको रखा जाता है और इवेंचुअली वो काम सही तरह से नहीं करता. ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द रीज़न, मेजर रीजंस वाई बिजनेसेस जो हैं वो शायद फैमिली बिजनेसेस के अंदर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होते. प्लस एज सून एज देयर इज़ काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइट इन फैमिली, तो वो फिर अपना हिस्सा अलग करने की बात कर लेते हैं, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर देते हैं, भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो अपने अपने बिजनेस खोल देते हैं. और द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इन पाकिस्तान इज़ योर चेज चेन्स. ठीक है? चेज वैल्यू, चेज अप, चेज, ये सब भाइयों के बिजनेसेस हैं, सब ने अपने अपने बिजनेसेस खोल लिए. वंस अपॉन अ टाइम इट वाज ऑल चेज. इसी तरह से अगर हम देखें आगा जूस, सो आगा जूस जो है जब वो साहब थे तो सिर्फ आगा जूस के नाम से 2 या 3 आउटलेट्स हुआ करती थी. अब हर एक ने अब्दुल्ला आगा जूस, आगा अब्दुल्ला जूस, जूस आगा अब्दुल्ला, ऐसा करके डिफरेंट दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डिस्पर्स एज सून एज देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट इन द फैमिली. सिमिलरली इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बिजनेसेस के अंदर. और इसी तरह से इमोशनली जो है आपको इन्वॉल्व किया जाता है कि आप बाहर से किसी बंदे को ना लेकर आएँ जो ज़्यादा केपेबल हो. और एज सून एज बाहर से कोई बंदा आ जाता है डेफिनेटली उसको बाहर से, मकसद फैमिली से बाहर से किसी बंदे को, एक एक्सपर्ट को आप बिज़नेस में एंट्री दिलवाते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा ज़्यादा सही तरह से काम फ्लरिश कर नहीं सकता क्योंकि फैमिली रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. सो अगेन फैमिली बिजनेसेस मोस्ट ऑफन आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज and then they basically get the maximum benefit out of it. Next question is, could you sir explain the horizontal and vertical forward backward integration in simple words? Horizontal integration का बच्चे जी जो सबसे आसान तरीन चीज़ होती है वो ये है कि दो दुकानें, दो ग्रॉसरी स्टोर्स आपस में मिल जाएं. ठीक है? क्योंकि वो दोनों ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, एक जैसे स्टोर्स हैं, आपस में मिल जाएंगे, मर्ज कर लेंगे, या छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस को खरीद लेगा, छोटी दुकान वाला बड़ी दुकान वाले को बड़ी दुकान वाला छोटी दुकान वाले को खरीद लेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है. सही है? वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर या तो आप अपने सप्लायर बिजनेस को खरीद रहे होते हैं या आप अपने कस्टमर बिजनेस को खरीदते हैं. सप्लायर बिजनेस आपसे वो बिजनेस कहलाया जाता है जिससे आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक दुकान वाला है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ खरीद रहा है तो वो उसका सप्लाइंग बिजनेस होगा, डिस्ट्रीब्यूटर उस दुकान वाले का सप्लाइंग बिजनेस होगा. सही है? और अगर आप आगे किसी और दुकान वाले को बेच रहे हैं, काम माल बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका कस्टमर बिजनेस होगा.
अगर आप अपने कस्टमर बिजनेस को खरीदते हैं तो ये वर्टिकल फॉरवर्ड होता है, अगर आप अपने सप्लायर बिजनेस को खरीदते हैं तो वो आपका वर्टिकल बैकवर्ड होता है। वर्टिकल बैकवर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास कॉस्ट कंट्रोल आती है, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद रहे होते हैं अब आपको उतने पे वो चीज़ मिल रही होती है। अगर आप अपने कस्टमर बिजनेस को खरीद रहे होते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास प्राइस कंट्रोल आता है। याद रखो, वर्टिकल बैकवर्ड में कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, वर्टिकल फॉरवर्ड में प्राइस एफिशिएंसी आती है, और हॉरिजॉन्टल के अंदर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, यानी कि आपके पास डिस्काउंट, आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी याद रखो कि जब आप वर्टिकल बैकवर्ड करते हो तो वर्टिकल बैकवर्ड में क्योंकि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद रहे होते हो तो देयर कुड बी अ चांस कि योर डिस्ट्रीब्यूटिंग बिजनेस माइट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स to your competitor as well. So later on, as soon as you buy your distributor, you indirectly selling to your competitor. So definitely your competitor starts depending on you. This is a strategic move. सही है। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल फॉरवर्ड की हम बात करें तो वर्टिकल फॉरवर्ड के अंदर जब हम जाते हैं, जैसे गुल अहमद ने मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी आइडियाज़ के नाम से। तो हुआ ये कि पहले उसके कपड़े दूसरे डिफरेंट दुकानों में पड़े हुआ करते थे, अब आइडियाज़ में दुकान पे पड़े होंगे तो सिर्फ गुल अहमद के ही कपड़े पड़े हुए होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट किसी ऐसी दुकान में पड़ा हुआ है जहाँ पर और 10 ब्रांड्स भी पड़े हुए हैं तो कस्टमर वहाँ आएगा, आपकी प्रमोशन देखकर ज़रूर आएगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स देखकर, एंड डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आपके पास वो सेल्स ना आए, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चली जाए ड्यू टू सेवरल रीजंस। ठीक है, ड्यू टू देयर प्राइसिंग, देयर प्रमोशन, देयर प्रोडक्ट, देयर पैकेजिंग, सही, देयर कस्टमर सर्विसेज, व्हाटएवर शिट। ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्टिकल फॉरवर्ड किया हुआ होगा तो वर्टिकल फॉरवर्ड से फ़ायदा ये कि आपकी अपनी कंसर्न एक आपकी स्पेसिफिक आउटलेट बन जाएगी। As soon as there is going to be a concerned specific outlet, so then you can bombard your product line, range of products to the customer. Just imagine Gul Ahmed having their outlet named as Ideas. अब Ideas में सिर्फ कपड़े नहीं मिलते, हाउस होल्ड की तकरीबन तमाम तक चीज़ें मिलनी शुरू होती है फैब्रिक रिलेटेड। सही है, तो दैट इज बेसिकली द रीजन व्हाई कंपनीज गो फॉर वर्टिकल फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल के अंदर दे बेसिकली बिकम अ बिगर प्लेयर, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, बिगर प्लेयर इन द मार्केट। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव मोर बार्गेनिंग पावर to purchase, they have more bargaining power on prices, they have more bargaining power on competition. So this is the reason why horizontal, backward और vertical integrations ये चीज़ें होती हैं। The major reason of integration is to be bigger, better, stronger, more competitive in the market. सही है, ये याद रखो, अगर आप नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, आपका कॉम्पिटिटर कर लेगा, थोड़े अरसे के बाद आपको वो खरीद लेगा। तो इसलिए यू हैव टू बी द फर्स्ट वन डूइंग इट। इट इज एक्सपेंसिव, थॉरली इट इज एक्सपेंसिव। बेनिफिट्स टू द बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास आइडियाज़ हो। सही है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सो जब आपके बिजनेस में कोई ऐसा बंदा होता है जिसके पास आइडियाज़ होते हैं तो वो आपको डिफरेंट इनोवेटिव और क्रिएटिव वेज बताता है ऑफ डूइंग द सेम थिंग। सही है, फॉर एग्जाम्पल that particular person can come up with different ideas to resolve HR problems, to resolve operational stock problem. There could be new ideas for marketing, for promotion, for financing, and that particular person might come with his, अब मैं एक मोटा सा वर्ड बोलने वाला हूँ, लेजॉन। ये लेजॉन जो है ये मिन्सबर्ग की थ्योरी में यूनिट नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल हुआ है एज एन इंटरपर्सनल स्केल या इंटरपर्सनल रोल। लेजॉन का मतलब ये होता है कि आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी है और लिंक्स भी है। जब आप एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर के साथ अटैच करते हैं तो एक ऐसा बंदा जो रिस्क टेकिंग भी कर सकता है और उसका लेजॉन भी बहुत स्ट्रांग है, बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। सो वो अपने रिस्क लेने की एबिलिटी के लिहाज से और अपने लेजॉन यानी कि अपने लिंक्स के लिहाज से बड़ा कैलकुलेटेड वो रिस्क ले सकता है, एंड डेफिनेटली बिजनेस को सक्सेस में ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का जो एक इशू आ सकता है, 2-3 इसके इश्यूज हैं। इशू नंबर 1 ये है कि एंटरप्रेन्योर समटाइम्स बिलीव्स, अगर वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है, और यानी कि जो बंदा बिजनेस चला रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, सही है, और जो उसने बंदा अपने अंडर एक मैनेजर रखा हुआ है या डायरेक्टर्स के अंदर या कोई पार्टनर है वो इंट्राप्रेन्योर भी हो सकता है। ठीक है, और यही इंट्राप्रेन्योर जो है वो वही बंदा भी हो सकता है जो बिजनेस चला रहा हो। ठीक है, सो इंट्राप्रेन्योर कुड बी ए स्किल, कुड बी एन एट्रीब्यूट, कुड बी अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सही है,
and this entrepreneur could be another person in the business activity working under the entrepreneur. ठीक है, so बाज़ औक़ात जो ये entrepreneurs होते हैं, they believe कि they can also run the business, so they basically define themselves as an entrepreneur और वो बिजनेस में से कट डाउन करके अपने आप को एक साइड लाइन कर लेते हैं, and then they start demanding a lot of concerns like demanding higher salaries, demanding more casual leaves, demanding more control on the business. सही है, demanding कि उसके हर decision को माना जाए and so on and so forth. That might create some kind of a problem. And similarly, sometimes intrapreneur and entrepreneur के दरमियान conflict भी आ सकता है of objectivity. ठीक है, entrepreneur क्योंकि उसने सारी अपनी रिसोर्सेज लगाई हुई होती हैं, सारे पैसे लगाया होता है, सारे रिस्क लिया हुआ होता है, डेफिनेटली वो अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहता है, बट देयर कुड बी अ चांस कि entrepreneur believes कि देयर कुड बी अ चांस ऑफ इनोवेशन, टेकिंग मोर रिस्क एंड try to do some kind of product orientation, and there could be a conflict of interest. सही है, so this is basically what we have. Can you explain स्ट्रेटेजिक अलायंस? देखो, स्ट्रेटेजिक अलायंस का बेसिक मकसद ये है, सिंपल अल्फाज से बता रहा हूँ कि आप बिजनेसेस के अंदर अपने BFF बना लेते हैं। BFF क्या चीज़ होती है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कौन होते हैं? सगे दोस्त। सही है, ये वो दोस्त होते हैं जो बिजनेस के अंदर या तो आपके सप्लायर बिजनेसेस होते हैं या आपके कस्टमर बिजनेसेस होते हैं, और ये आपकी हर तरह से मदद करते हैं। They are not only going to give you a better discount than others, they are not going to give you on-time deliveries, they are not going to make sure the quality of the product is above the rest. सही है, they also go beyond these parameters and help each other in terms of training, in terms of marketing, in terms of operations, in terms of technology implementation, in terms of imports, in terms of any government subsidies, so on and so forth. They basically believe in having a strong, very strong, well-knit liaison. वो अपने लिंक्स आपको देंगे, आप अपने लिंक्स उनको देंगे, दोनों फ्लरिश करेंगे। याद रखो, ये इस तरह से समझ लो कि ये बिजनेस इंटीग्रेट नहीं हुए होते, लेकिन ये दोनों हर जगह पे एक साथ नज़र आते हैं। सही है, जैसे आप लोगों के दोस्त भी होंगे, कुछ अच्छे दोस्त होंगे, कुछ बहुत पक्के वाले दोस्त होंगे कि जिस वक्त आप लोगों को आपके घर से निकाल दिया जाए तो आप जाके उसे घर में बैठ जाते हैं। या वो वाले दोस्त जो आपकी शायद घर में से आप कहीं भागने के लिए चले गए हो और आपके पीछे वो बहाने बनाना शुरू कर दें कि नहीं अंकल वो हमारे साथ हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो दोस्त है ना, ये आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ठीक है, इसी तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हैं ये बिजनेसेस भी ढूंढते हैं, सो दैट इनको एज मिले ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। सप्लायर बिजनेस के साथ, कस्टमर बिजनेसेस के साथ आपकी दोस्ती होनी लाजमी है, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, और इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, in terms of quantity, in terms of quality, in terms of efficiency, in terms of cost saving, in terms of market share, in terms of being competitive, in terms of profitability, सुपर किस्म का इनको फ़ायदा होता है। अब ये याद रखना कि स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है ना, ये टाइम बेस्ड भी होती है। सही है, सर्टन टाइम के लिए हम दोस्ती करते हैं। ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, ये टाइम से पहले दोस्ती ख़त्म भी हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जस्ट इमेजिन दैट you have a best friend and there might be some kind of conflict and your dosti is over. सही है, so once you were strongly knit, now you're not even talking to each other. सही है, इसी तरह से बिजनेसेस के अंदर भी होता है कि सप्लायर बिजनेस और कस्टमर बिजनेसेस के दरमियान जो बिजनेस इटसेल्फ होता है वो इतना स्ट्रांगली नेट हो जाता है कि एक दूसरे को वो हेल्प करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं अपने सप्लायर बिजनेस को हेल्प करूंगा तो वो मुझे सप्लायर बिजनेस मुझे हेल्प करेगा, और हम दोनों ही ग्रो करेंगे। दोनों मर्ज नहीं होना चाहते, दोनों एक दूसरे को खरीदना नहीं चाहते, दोनों साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जॉइंट वेंचर, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम cooperatives. Strategic alliances are only in terms of strategy and helping each other out. They do not make any product together, they do not क्या कह सकते हैं, they do not merge, they do not integrate. सही है, they basically share their expertise or liaison with each other. So this is basically what strategic alliance is all about. ठीक है, अच्छा जी, सर एंटरप्रेन्योर हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है बच्चा जी कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर की तरफ जाना शुरू हो जाए। सेकेंडरी सेक्टर
से जब ट्रांजिशन होनी शुरू होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टुवर्ड्स टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होती है? जब प्राइमरी सेक्टर से मूव होता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जब सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में मूव होता है उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। क्यों होता है? द रीज़न इज कि सर्विस इंडस्ट्री बेस करती है आपके कंपोनेंट्स के ऊपर और कंपोनेंट्स बेस करते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर पे समहाउ। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर अगर बंद भी हो जाए, टर्शरी सेक्टर फिर भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको तो सर्विस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी जो है वो एक एसी बनाती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, लेकिन अगर वो कंपनी आपको आफ्टर केयर सर्विस भी देना शुरू कर दे तो वो सर्विस इंडस्ट्री में चली जाएगी। अब भले वो एसी ना बनाए या आपको उसे सिर्फ एक एसी बेचा हुआ हो, लेकिन उसको हर साल सर्विस करने के लिए आप कॉल करेंगे, एंड दैट इज बेसिकली वेयर दे आर गोइंग टू मिंट मोर मनी। Service, since it is intangible, therefore they can charge higher prices. So this is somehow they connect themselves with the customers and they basically believe कि इससे उनके customers की जो reputation है, customer के सामने जो brand image है वो बेहतर हो सकती है। So de-industrialization सर्विस सेक्टर में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि even though आपके पास जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनकी सर्विसेज करनी होगी, तो इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, मोर लॉन्ग टर्म, मोर क्विक, मोर डाइवर्स, and there are more chances for the business to create uniqueness in their offerings. Joint ventures, दो businesses मिलकर कोई तीसरा business start करते हैं, आपस में मर्ज नहीं होते। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर गूगल मैप्स है, सही है, तो वो गूगल मैप जो है वो गूगल और नासा का जॉइंट वेंचर है, सही है। सो नासा की सैटेलाइट इमेजेस गूगल लेता है और गूगल लेकर उसको बेच देता है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन्स के अंदर आप उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। सो नासा अपना काम कर रहा है, गूगल अपना काम कर रहा है। गूगल ने कहा मुझे थोड़ी सी सैटेलाइट इमेजिंग चाहिए, तो वो डिफरेंट सैटेलाइट कंपनीज के पास जा सकता था, नासा के साथ दोस्ती कर ली, उसने कहा यार तुम अपने मुझे सैटेलाइट इमेजेस दे दो, मैं अपने ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू इसको नेविगेशन सिस्टम बना लूँगा। तो अल्लाह खैर सल्ला, दे बेसिकली बिल्ड अ गूगल मैप एप्लीकेशन, सही है। बिल्कुल इसी तरह से एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था सोनी एरिक्सन के नाम से, ठीक है। सोनी अपने प्ले स्टेशन, अपने टेलीविजन्स, अपने साउंड सिस्टम्स, अपने कैमराज, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर था। एरिक्सन ऑन द कॉन्ट्ररी सिग्नल्स के ऊपर काम करता था, मोडेम्स और हार्डवेयर पे काम करता था। एरिक्सन वांट्स टू जंप इनटू लाइक अ मोबाइल फोन दैट कैन नॉक नोकिया डाउन, एंड सोनी वाज आल्सो प्लानिंग टू नॉक नोकिया डाउन, सही है। बट बोथ बिलीव कि नोकिया को अकेले तो हम टक्कर दे नहीं सकते, तो what they did, they basically joint ventured for a mobile phone service, mobile phone model known as Sony Ericsson. Or Sony Ericsson way back in 1990s or early 2000s was one of the major competitor and beat in most of the markets Nokia down, क्योंकि Nokia की services के लिहाज से वो they have a very robust models 3310 3310 आप लोगों को मालूम होगा, बहुत मीम्स भी देखे होंगे इसके ऊपर। लेकिन सोनी एरिक्सन की साउंड, सोनी एरिक्सन का म्यूजिक, सोनी एरिक्सन की जो कवरेज थी ड्यू टू एरिक्सन एंड सोनीज एक्सपर्टीज दैट वाज देयर। सोनी जॉइंट वेंचर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जॉइंट वेंचर में एक तो आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिसॉल्व या लिक्विडेट नहीं होती, आप अपना बिजनेस चलाते हैं। जब सोनी एरिक्सन एग्जिस्ट कर रहा था तो सोनी प्ले स्टेशंस आ रहे थे और सोनी ब्राविया टेलीविजन्स आ रहे थे, ठीक है। एरिक्सन्स के भी अपने मॉड्यूलेटर्स और अपने सिग्नल्स के सिस्टम्स आ रहे थे, ठीक है। तो आप एक तो आप डाइल्यूट नहीं होते, आपका शेयर इस दुनिया में रहता है। नंबर 2 चीज़ ये कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, आपका प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाता है, ना आपने अपना कोई प्रोडक्ट लाइन चेंज करना है, आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाता है। सिमिलरली दूसरी कंपनी की एक्सपर्टीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो यू बेसिकली फाइंड इट मोर कन्वीनियंट कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता। और यही जो एक्सपर्टीज़ मिलती है यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फिर आप एक दूसरे को सीखना शुरू कर देते हैं और थोड़े अर्से के बाद ये जॉइंट वेंचर्स मर्जर की तरफ चले जाते हैं, टेक ओवर की तरफ चले जाते हैं। कोई एक पार्टनर इस जॉइंट वेंचर को खरीद लेता है, जैसे सोनी एरिक्सन को सोनी ने खरीद लिया, ठीक है। अब ये याद रखो कि जॉइंट वेंचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंडर परफॉर्म करते हैं। वो अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं? उनका अंडर परफॉर्म करने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि जब जॉइंट वेंचर्स के ऊपर कोई आइडिया या कोई रिसोर्स या कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो कंपनीज पहले अपनी मेजर कंपनी की तरफ देखती हैं
जब उनमें एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, रिसोर्सेज लग जाती हैं, प्रमोशन लग जाता है, आइडिया क्लिक कर जाता है, तो सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट आइडिया, रिसोर्स या मैनेजमेंट वो जॉइंट वेंचर के पास जाती है। तो जॉइंट वेंचर ऑलवेज फाइंड दोज रिसोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेड बाय या एक्सक्लूडेड बाय द मेजर पार्टनर्स। तो उसके पास कभी कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोनी एरिक्सन की बात करते हैं, वाई इट इज नो मोर इन द मार्केट, वाई सोनी बॉट इट, क्योंकि सोनी के पास अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन आती तो वो मार्केटिंग कैंपेन वो अपनी प्रोडक्ट के लिए लगाएगा, वो सोनी एरिक्सन पे कंज्यूम नहीं करेगा। अगर एरिक्सन को कोई एक नया हार्डवेयर के अंदर एक तरह के वो कोई ब्रेक थ्रू करते हैं तो वो अपने एंटेनाज और अपने मॉड्यूलेटर्स के ऊपर, मोडेम्स के ऊपर लगाएंगे, इंस्टेड के वो इंस्टॉल करते या वो रेफरेंस देते इस चीज़ का इन देयर मोबाइल फोन सोनी एरिक्सन के अंदर। देयरफॉर सोनी एरिक्सन के पास टेक्नोलॉजी थी अच्छी, लेकिन एम्बेडेड इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं थी, हेंस फेल्ड इन द मार्केट लेटर ऑन एंड सोनी बॉट द होल शेयर ऑफ द सोनी एरिक्सन। ठीक है, अच्छा, मेरा ख्याल है आई बेसिकली हैव आंसर्ड द स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर के दरमियान का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। सही है। बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे बेसिकली आर एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बेस्ड। ठीक है, जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो बड़े आराम से सेट हो जाती है। यू कैन ईजिली एसेस द प्रोग्रेस, यू कैन ईजिली मेजर व्हाट इज़ अचीव्ड, व्हाट इज़ नॉट अचीव्ड, देन यू कैन एसेस कि हमें जिसको मैंने ये टारगेट दिया है उसके लिए अचीवेबल है, रैशनल है, रियलिस्टिक है या नहीं है। अगर रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल नहीं है, देन सेट द ट्रेनिंग सेशंस सो दैट इट बिकम्स अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ये भी पता चलता है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग्स देनी है। सिमिलरली जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव देते हो तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिंस दे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर दे आर मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स द टारगेट। एंड ये तो एक ह्यूमन साइकी है कि एज सून एज यू अचीव समथिंग यू फील गुड अबाउट इट। सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, मोटिवेटेड स्टाफ। सही है। अगेन जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हो तो ये याद रखो कि इसमें आपके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो रहे होते और डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्टिव डिराइव होकर आपके इंडिविजुअल बेसिस पर भी आ रहे होते। तो जब मैं अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा हूँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरह जितने भी बाकी के लोग होंगे मेरे डिपार्टमेंट के, वो सब अपना अपना काम अचीव कर रहे होंगे और देयर इज़ नो डुप्लीकेशन, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, देयर इज़ नो रीडूइंग ऑफ द टास्क। सबको अपना अपना काम गिवन होगा, तो कोई एक दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। एवरीबडी विल बी फोकस्ड। जब हमारी पूरी टीम काम करेगी तो हमारा डिपार्टमेंट अचीव करेगा अपने टारगेट्स, जब डिपार्टमेंट्स अचीव करेंगे तो मिशन ऑफ द बिजनेस विल बी अचीव। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैस्केड, यू डिस्ट्रीब्यूट अ बिग मिशन इनटू अ स्मॉलर चंक टू एन एम्प्लॉय कि यार तुम बस ये काम कर लो, देखो हम किस तरह से अचीव करते हैं। तो अगेन आई बीइंग एन एम्प्लॉय फील्स लाइक के मैंने कंट्रीब्यूट किया इन बिजनेस के मिशन के अंदर। सो दिस इज क्वाइट मोटिवेटिंग। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात हो चुकी है, एंटरप्रेन्योर की बात हो चुकी है, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेरे ख्याल से मैंने अभी बात की है। सबसे पहले आपके पास विजन आता है, द रीजन टू एक्सिस्ट। ठीक है, बहुत वेग, बहुत जनरलाइज्ड, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव द सेम विजन to be the successful company in this industry, to be the market leader, ऐसा की बात करते हैं। Then to explain little bit more, showing your concern towards the stakeholders, so we have like mission statement जो थोड़ी सी elaboration होती है of mission statement, giving a little bit guidance कि overall लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचना चाहिए, हम इस particular mission में किस तरह के stakeholders को फोकस करेंगे। जस्ट लाइक आप सोचो आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, अब आपके हर गेम के अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं और हर लेवल में आपको सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिशंस होते हैं। सही है। एज सून एज आपका लेवल अप होता जाता है मिशंस मुश्किल होते जाते हैं। सही है, समटाइम्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं। सेम गोज, आपका बेसिक टारगेट क्या है? बेसिक टारगेट ये है तो यू हैव टू कंप्लीट दिस गेम, यू हैव टू कंप्लीट दिस होल स्टोरी। लेकिन उस स्टोरी के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर आपके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे आपकी इंटीग्रेशंस होती हैं। सही है। इसी तरह से बिजनेस भी होता है। विजन होता है एक आइडिया, लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल का प्लान। अब 10 साल 15 साल के प्लान को हमने ईयरली बेसिस पे तोड़ लेना है। हमारे ईयरली मिशंस आ गए। अब ईयरली मिशंस को अब हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको डिसॉल्व करना है। सही है, तो हम डिपार्टमेंट्स के उसमें से ऑब्जेक्टिव्स निकाल लेंगे। अब हर डिपार्टमेंट में से आपने
एम्प्लॉय के टारगेट्स निकालने हैं। सो एम्प्लॉय अपना काम करेगा, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, मिशन हो जाएगा, मिशन अकम्प्लिश होने शुरू हो जाएंगे, आपका विजन अचीव हो जाएगा। दिस इज द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। सेकेंड थिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कोऑपरेटिव एंड बिजनेस प्लान। कोऑपरेटिव्स बेटा जी देखो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपका जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेसेस नहीं, बिजनेसेस आपस में कंबाइन करते हैं अपनी एफर्ट्स को, अपने लिंक्स को, सही है, दे कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। दिस कोऑपरेटिव इज बेसिकली अ लीगल आइडेंटिटी। और ये याद रखो कोऑपरेटिव के अंदर कम से कम 5 पार्टिसिपेंट बिजनेसेस होने लाजमी हैं। ठीक है। Why they combine together? They do not merge, they combine their efforts. Why? Because they want to achieve some kind of cost efficiency. Classical example, car dealers. ठीक है। अब कार डीलर्स जो हैं, या बुक्स के अंदर आमतौर पर फार्मर्स की बात की जाती है, पाकिस्तान के अंदर कार डीलर सारे के सारे इस तरह से बात करते हैं, पोर्ट से जी गाड़ियाँ मंगवानी है, सही है, मेरा एक छोटा सा शोरूम है, 15 गाड़ियाँ चाहिए, किसी और बंदे का छोटा सा एक और शोरूम है, उसको 10 गाड़ियाँ चाहिए। अब 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ अगर हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं तो यार पूरा कंटेनर, 50 गाड़ियों का कंटेनर, हम 10 गाड़ियाँ या वो 15 गाड़ियाँ अगर हम लोग मंगवाएंगे तो पूरा कंटेनर हम लोगों को चाहिए होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू एड अप टू ह्यूज कॉस्ट। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, जो कि ओरिजिनली नहीं, ऐसे कहीं महंगा होता है, जस्ट मेकिंग द एग्जांपल मोर सिंपलर, तो एक आप कंटेनर लेते हो, वो कंटेनर आपको 1 करोड़ रुपए का पड़ता है, सही है। सो और आपके पास आपने 10 गाड़ियाँ ली हैं, तो आपको एक गाड़ी पड़ रही है 20 लाख की फॉर एग्जांपल, तो आपके पास उस 1 करोड़ को जब आप 20 गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अच्छा खासा 50 लाख रुपए आपके पास 5 लाख रुपए हर गाड़ी पे आना शुरू हो जाएगा, सही है। तो जो 20 लाख की गाड़ी है वो 25 लाख की तो खुद ब खुद ही हो गई। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। अब उसमें पूरी गाड़ियाँ कितनी आ सकती थी? उसमें तो 50 गाड़ियाँ आ सकती। अगर 50 गाड़ियाँ आती तो खुद सोचो 50 गाड़ियों के ऊपर अगर करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको 2 लाख रुपए पड़ते थे सिर्फ, सही है। सो अब इसके लिहाज से जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो ये तो कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई। तो मैं अपने साथ दूसरे पार्टनर्स को भी मिला लूंगा, किसी की 4 गाड़ियाँ हैं, किसी की 10 गाड़ियाँ हैं, किसी 5 गाड़ियाँ, ऐड अप करेंगे 50 गाड़ियाँ हो जाएंगी। वो कहेंगे चलो यार हम मिलकर एक कोऑपरेटिव डिजाइन करेंगे, उसको लीगल आइडेंटिटी देंगे। दिस लीगल आइडेंटिटी इज गोइंग टू ऑर्डर 50 कार्स, इम्पोर्ट 50 कार्स इन 1 कंटेनर। अब ये याद रखो कि पार्टनरशिप बिजनेसेस में जिसका ज़्यादा स्टेक होता है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है, कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव में भले आपका स्टेक ज़्यादा हो, भले आपने 49 गाड़ियाँ मंगवाई हैं, सही है, लेकिन आपका वोटिंग राइट 1 होगा, 1 वोटिंग राइट होगा। और ये राउंड रॉबिन फैशन के अंदर इनकी बारियाँ चलती हैं, जैसे कमेटी निकलती है, सही है। अगर आप में से किसी ने कभी देखा हो व्हाट कमेटी इज़, तो कमेटी इज़ भी इसी तरह से निकलती है, वो भी कोऑपरेटिव, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करते हो ना, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कमेटी को 2 कमेटी डाल देता है, कोई 3 कमेटियाँ डाल देता है। ये हमारे लोकल वर्जन है सारे के सारे कोऑपरेटिव्स के, ठीक है। सो बिजनेसेस आमतौर पे कोऑपरेटिव्स पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर तो हम वो कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकते, एंड दैट कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल ना करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे चीज़ बेचनी पड़ेगी, और हाई प्राइस पे चीज़ बेचने की वजह से शायद हम लोग ये अचीव ही ना कर पाएँ, सही है, प्रॉफिट अचीव ही ना कर पाए, क्योंकि डिमांड ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एक काम करते हैं, कोऑपरेटिव का पार्ट बनते हैं, सभी कमा रहे होंगे, सबको सबके क्वांटिटी के साथ जब एक मैक्सिमम क्वांटिटी जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इक्वल वे में आ जाएगी, और हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है कम पड़ जाएगी, एंड विच इज़ गोइंग टू बी एन ईजियर थिंग। ठीक है। कोऑपरेटिव के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इसका लीगल आइडेंटिटी होना लाजमी है। नंबर 2, इसमें 5 पार्टिसिपेंट बिजनेसेस का होना लाजमी है। 5 से कम होंगे कोऑपरेटिव डिसॉल्व हो जाएगी, या उनको 5th मेंबर लाना लाजमी होगा। कोऑपरेटिव में 5 से जितने ज़्यादा लोग करना चाहो कर, ठीक है। अगर आप मसाले वाले मार्केट की बात करते हैं, या अगर आप लोग स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं, या आप लोग मेडिसिन की बात करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नाम अब मार्केट में आ चुके हैं। एहद फार्मा है, उसके बाद दवागो है, और संगे बहुत सारे और भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल है, लेकिन ये भी एक कोलैबोरेटिव वे में वो मेडिसिन मंगवाते हैं जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती हैं, ठीक है। सो ये भी कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी कोलैबोरेट टुगेदर टू फाइंड सम काइंड ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, दिस इज कोऑपरेटिव फॉर यू, सही है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल बेटा जी कोर्स से बाहर निकल चुका हुआ है, तो प्लीज़ इसको आप छोड़ दीजिए। ये शेयर कहाँ होगा? ये शेयर पेपर 1 जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे कर दूंगा, ठीक है।
kindly explain changing from the business ownership, the advantage, this or what the purpose. Originally the reason ये आपने मानो बच्चे पूरा का पूरा जो सिलेबस में जो एक हेडिंग है ना वो पूरी की पूरी कॉपी करके पेस्ट मार दी है यहाँ पर। इसको अगर आप जाके पढ़ना शुरू करो तो इसमें ओरिजिनली बताया हुआ ये कि आपकी बिजनेस ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम सोल ट्रेडर टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप टू प्राइवेट पब्लिक एंड देन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। क्यों करती हैं बिजनेसेस ऐसे चेंज क्यों करती हैं? द रीजन इज द रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है, द रिस्क ऑफ लॉस, द रिस्क ऑफ टेकन ओवर बाय अदर कंपनी, द रिस्क ऑफ लूजिंग द कस्टमर बेस, द रिस्क ऑफ लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये वो रीजंस हैं कि जब एक छोटा सोल ट्रेडर अपने आप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करता है कि यार मेरा लॉस कोई बेयर कर ले, ये पार्टनरशिप बिजनेस अपने को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करता है कि यार सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यार हम तो सबके मारे जाएंगे। फिर यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने को या तो फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर लेता है कि यार अब ब्रांड बन चुके हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं, जैसे KFC ने फ्रेंचाइजिंग की हुई, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग नहीं कर सकते आप, वो कर देते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चले जाते हैं। क्यों करने जाते हैं कि जी पब्लिक को शेयर बेचेंगे, मस्तियाँ करेंगे, मज़े करेंगे, पैसे कमाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना शेयर ऑफ द बिजनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, और पैसा वहाँ से फंड करेंगे। जितना बड़ा बिजनेस स्केल में जितना बड़ा बिजनेस होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी उतनी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि यू बिकम अ बिगर पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑन द गवर्नमेंट एज वेल। लॉ के अंदर आपके पास बहुत सारी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती हैं, कार्बन एमिशंस आपको मिल जाती है। कार्बन एमिशंस बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जो बेसिकली आप जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आप पोल्यूशन करते हैं, बाकायदा को परमिट्स मिल जाते हैं उसके कि ठीक है, सिंस यू आर अ बिग कंपनी यू आर होल्डिंग अप सो मच इकोनॉमिक बर्डन, शेयरिंग सो मच इकोनॉमिक बर्डन विद द गवर्नमेंट, सो देन ओके फाइन वी आर अलाउइंग यू टू गो फॉर सर्टन काइंड ऑफ सर्टन लेवल ऑफ पोल्यूशन, बट मेक श्योर कि इससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। तो आपको पोल्यूशन परमिट्स मिल जाते हैं। यू कैन पोल्यूट वाटर, यू कैन पोल्यूट द सॉइल, यू कैन पोल्यूट द एयर with the consent of government. This is a big downside, but this is basically how big commercials get their hands clean. सही है? So yeah, it happens. अच्छा, similarly एक चीज़ मैं ऊपर शायद भूल गया, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो है ये ओरिजिनली एक नया टॉपिक आया है बिजनेस के इसके अंदर, AS के पार्ट के अंदर। बिजनेस प्लान पहले सिर्फ हेडिंग के तौर पर हुआ करता था, थोड़ा सा डिटेल हो गया। याद रखो बिजनेस प्लान को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है सो दैट यू कैन कन्विंस द स्टेक होल्डर्स, importantly your managers, your directors, your shareholders and the bank कि whether or in any kind of investor, भले वो venture capitalist हो, भले वो आपका investor of as in terms of shareholder हो या partner हो, या आपके पास government body हो, या आपके पास banking sector का कोई भी एक बैंक हो, commercial बैंक हो, ठीक है। So फाइनेंसिंग एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कॉन्फिडेंट करने के लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। होता क्या है, इससे हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, हमने डिपार्टमेंट्स के बारे में बताते हैं, उनके ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, अपना आप फाइनेंशियल प्लान बताते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर कैश इन्स एंड आउटफ्लोज, जो मार्केटिंग कैंपेन्स आप बताते हैं कि हाउ यू सेट योर प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन, आप अपने स्टॉक के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर stock management technique, how you maintain the quality, and what sort of stock क्या कह सकते हैं stock valuation आप कैसे करोगे, सही है। if you have done any kind of benchmarking, तो benchmarking आप कैसे कर रहे होगे, that is basically there. Similarly अगर हम बात करते हैं in terms of HR, how you're going to train your employees, what are your certifications you're going with, and what is your corporate culture, and so on and so forth. So this is basically kind of a business plan set and designed in a way so that those who want to read it get the idea that what and how the product of this business is different and how this business is going to capture the market, what are the weaknesses this business have found in the market so that it can exploit it, what are the opportunities they're going with, what are their strengths, what are their weaknesses, how they can overcome that. So ये तमाम तर एक बिजनेस प्लान तरह का पूरा एक गाइडेड टूर होता है in terms of the business idea कि बिजनेस किस तरह से फ्लरिश करेगा। दैट बेसिकली पुट्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस इन शेयर होल्डर्स माइंड इन बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग सेक्टर होता है उसके अंदर, सो दैट वो फिर आपको एक बेहतर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक ज़्यादा फीजिबल जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपके साथ काम करते हैं एंड फीजिबल वे में आपके साथ अपने बिजनेस को आगे फ्लरिश करते हैं।
सही है. So business plan, it's basically depends on all how much you plan about it, how much research you have done. So if you are going to assume things, your plan is not going to work out. If you have been biased, or you have some kind of like inclination towards something, or you're pessimistic, or you're over optimistic, definitely your plan is not going to work out. ठीक है. बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस. देखो भाई, एथिक्स जो है ना, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म जो है ये इशू है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसलिए क्योंकि ये एक तरह का CSR स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यू बेसिकली कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, लाइक सप्लायर्स, पे देम ऑन टाइम, गवर्नमेंट पे टैक्सेस, regular taxation, interest payments paid to the banks, customers, give them the value, supplier, your क्या कह सकते हैं, community, give them better job opportunities, do not pollute, do not create any kind of traffic and noise pollution. So if you're thinking about everyone, so you are being ethical. और ये याद रखो कि when you're giving timely payments, so your outflows are regular. So outflows को तो हमें reduce करना होता है. सही है. If you are paying high quality to customer and charging them a nominal price with a nominal profit, then you are not earning anything. So seems like here you are losing the market. ठीक है. So being ethical is something like losing in short run, but gaining the confidence of all the stakeholders in long run. अगर आपने कस्टमर को अच्छी वैल्यू दी है, ठीक है, आपने उतने मार्जिन नहीं रखे, थोड़े अरसे बाद कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाएगी तो ब्रांड लॉयल हो जाएंगे. जब आप सप्लायर को टाइमली पेमेंट्स करेंगे तो वो आपको अच्छा दोस्त बन जाएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ जाएगा. सही है. फिर वो आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देगा, कॉस्ट सेविंग वहाँ से होनी शुरू हो जाएगी, कस्टमर ब्रांड लॉयल हो जाएगा, तो आप प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं. जब कम्युनिटी आपके लिहाज से अच्छा सोचना शुरू कर देगी तो वो आपकी प्रमोशन करना शुरू कर देगी एकदम से, तो डेफिनेटली आपको वो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस कम करेंगे. तो लेटर ऑन लॉन्ग रन के अंदर जाकर डेफिनेटली आपका जो सारा का सारा जो खर्चा है वो कम होना शुरू हो जाता है. लेकिन बीइंग एथिकल इज समथिंग रियली फ्रस्ट्रेटिंग इन शॉर्ट रन, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को लगता है कि उनको पहले क्यों नहीं सुना गया. जैसे इस सब भी पॉसिबल हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस डाउन, जो बच्चे कह रहे हो कि सर आपने हमारा क्वेश्चन तो अभी तक आंसर नहीं किया. भाई स्टेक होल्डर हो, वेट करो, आ जाएगी बारी. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ भी ऐसा होता है कि दे वांट देयर ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड बिफोर एवरीवन, सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी देयर. सही है. मिशन स्टेटमेंट का बेनिफिट बता चुका हूँ मैं. सही है. और वर्टिकल बैकवर्ड फॉरवर्ड बता चुका. ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन जी सोशल एंटरप्राइज होती है. दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ CSR. CSR किसकी एप्लीकेशन होती है? एथिक्स की. सो अगर किसी कंपनी को एथिक्स शो करनी है तो वो CSR के अंदर जाता है, और जब CSR में जाता है तो कैसे शो करेगा? वो सोशल इंटरप्राइज बनाता है. सोशल इंटरप्राइज एक अगेन रजिस्टर्ड बिजनेस होता है जो अपने साथ 3 ऑब्जेक्टिव्स रखता है. एनवायरमेंटल, यानी कि पोल्यूशन, वेस्टेजेस, इन सबको कम करेगा. ग्रीनरी को, फॉरेस्ट्री को, वाटर रिजर्व्स को, सही है, नेचर को, इन्वायरमेंट को, सही है, वाइल्ड लाइफ को, इन सबको कंट्रोल करेगा. ठीक है. देन सोशल, सोशल के अंदर वो हार्मनी लेकर आएगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा, चाइल्ड लेबर, हरासमेंट्स, सही है, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, ठीक है, इनके लिहाज से लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, सही है, रिसाइकलिंग के ऊपर बात करनी, तो ये सोशल के लिहाज से वो बात की जाएगी. एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक अंदर पैसा कमाना. तो ओरिजिनली पाकिस्तान में जो इसका जो वर्जन सोशल इंटरप्राइजेस का चलता है, दे आर मोर ऑन चैरिटी बेसिस. लेकिन प्लीज़ ये याद रखना कि सोशल इंटरप्राइजेस चैरिटीज़ पर नहीं चलती. पाकिस्तान में जो वर्जन चलता है ना सोशल इंटरप्राइजेस का, वो चैरिटी बेस्ड है. लेकिन हम पेपर में नहीं लिख सकते कि सोशल इंटरप्राइजेस वर्क्स ऑन या get finance from charity. They are funded by people. सही है. But you cannot use the word charity over here. इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, ये बाकायदा अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं. रिपोर्ट्स बना के इनको शाया करनी होती है, इनको पब्लिश करनी होती है. इंटरनेशनल सोशल ऑडिट फर्म्स होती हैं जो इनको चेक करती हैं, और ये अपने सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं क्लीनलीनेस के एंड ब्ला 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 चीज़ों के, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के हैं, रिसाइकलिंग के हैं, एनिमल प्रोटेक्शन के हैं,
फॉरेस्ट्री के हैं, सो ऑन एंड सो फॉर, प्लांटेशन के हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स किस हद तक कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि इनके बिहाफ पर ये लोगों के सामने अपने इन्वायरमेंटल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, गिविंग देम द एज इन इमोशनल साइड ऑफ द मार्केटिंग। और इसकी वजह से एक तो मीडिया बहुत जल्दी उनको कवर करता है, फिर लोगों के इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं, दे बेसिकली इंड्यूस इमोशनल कनेक्शन इन कस्टमर्स, सो वो परसुएट करते हैं पीपल टू गिव देम, पीपल डू सपोर्ट देयर एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट के, क्योंकि सफाई सुथराई हेल्थ केयर सब कुछ गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सिंस सोशल एंटरप्राइज आर डूइंग सम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम अ लॉट, क्योंकि एक बड़ा वेलफेयर का काम हो रहा होता है, तो पीपल डू डोनेट अ लॉट ऑफ स्पेसेस, व्हीकल्स, द ट्रांसपोर्टेशन, द मटीरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक सस्ता लेबर भी मिल जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, सोशल एंटरप्राइजेस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं, तो जब वॉलंटियर्स पैसे भी नहीं लेते, सही है, और जब पैसे लेने के लिए आते हैं तो उनको एथिक्स की मार मारते हैं कि तुम तो यार इतना कोई नोबल काम कर रहे हो, व्हाई यू आस्किंग फॉर मनी, तुम भूखे किस सो जाओ, लेकिन दूसरों की शक्ल पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके दे बेसिकली सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, दे आर सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। एंड जब वो पैसा बचा लेते हैं तो सारा का सारा इकोनॉमिक में लगा दिया जाता है। इट्स अ वेरी गुड मॉडल टू मार्केट। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ्रैक्शन जो है ये आपको रमज़ान के दिनों में नजर आया होगा। हर दूसरा जो बिजनेस है, दे ईदर गो विद एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन, दे बेसिकली हैव प्रमोशन कि हम थैलेसीमिया, ज़कात, ये इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, दे बेसिकली शोइंग यू द इमोशनल साइड of their activity, and definitely they want to collect as much money as they want to. If they only give 1% of total collection to environment or 1% collection to their social, definitely they have done a lot, और बाकी 99-98% वो अपने economic activities में लगा सकते हैं। So this is really what Pakistani culture is all about। लेकिन क्योंकि social reports बनती हैं और फिर यूनेस्को और यूनिसेफ जो है, UN के जो वो हैं, वो बाकायदा social audit करती हैं, तो बाकायदा देखती हैं कि किस तरह से बात होती है। और अगर आप में से कोई कराची के अंदर हो, तो इस वक्त कराची के अंदर गुलशन इकबाल के अंदर एक ग्रीन लाइन का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वर्ल्ड बैंक बना रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन्होंने पैसे नहीं दिए, वर्ल्ड बैंक खुद आके बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली समथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट। what would be the impact of social enterprises to the, अभी मैंने बात आपसे की है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या जैसा काम ये करके दे रही होगी, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये भी इस तरह की भी सब्सिडरी जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको भी ये हेल्प आउट करती है कि जो इनको ओवरऑल सपोर्ट करने में, सप्लाई करने में मदद दे रहे होते हैं, ठीक है। मिशन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझा चुका। इज देयर अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी टैब, फाइनेंस एंड इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही सर, कोऑपरेटिव एंड स्ट्रेटेजी समझा दें सर, CSR के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और सर ये बता दें कि शेयर होल्डर CSR को एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिजेक्ट क्यों करते हैं। शेयर होल्डर्स जी, उनको बहुत बुरा लगता है यार, सीधी बात है, CSR उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि CSR का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को पूरा करो, क्योंकि ये सारे स्टेक होल्डर्स आपकी वर्थ बनाएंगे, और शेयर होल्डर खुद ही ऐसे बिजनेस में आएगा जिसकी वर्थ होती है। तो शेयर होल्डर को तो बुरे लगेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर चाहता है डिविडेंड, शेयर होल्डर चाहता है आप पैसे बचाओ, प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट कमा के मुझे दो। मुझे कौन? शेयर होल्डर को दो, ठीक है। लेकिन हम तो पैसे बचाएंगे ना, और अगर बचा रहे हैं तो हम री इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं? शेयर होल्डर के नहीं, बल्कि स्टेक होल्डर के कंसर्न्स के अंदर वी आर सेविंग मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज़ जो सुपर स्टोर है, वो ये क्या करता है, दे बेसिकली बिलीव इन डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बैक टू द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, सही है। तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लेते हैं, वो कहते हैं यार 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वापस दे दो कस्टमर, तो वो 1 करोड़ का डिस्काउंट जो है, वो 1 करोड़ का नेट डिस्काउंट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर 5, 2, 3, 1, 2% लगा के दे देता है। दैट इज द रीजन यू फाइंड सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लिटरली वेरी चीप इन इम्तियाज, सही है। क्यों? वो बेसिकली गिव बैक करता है, सही है। सो अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा भी दे रही होती है, ठीक है। सो या उनको तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सर फ्रेंडली टेक ओवर और होस्टाइल टेक ओवर में क्या फ़र्क है? फ्रेंडली टेक ओवर में बाकायदा निगोशिएशंस होने के बाद वंस दे बेसिकली बिलीव कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट बनेंगे, हमारे लोगों को कितना निकाला जाएगा, कितना रखा जाएगा, एवरी सिंगल थिंग इज फर्स्ट डिजाइंड, असाइंड, डिस्कस्ड, फाइनलाइज्ड, कम्युनिकेटेड एंड देन एग्जीक्यूटेड। हॉस्टाइल टेक ओवर के अंदर आप बिड देते हैं, उसके डबल बिड देकर वो खरीद लिया जाता है, फिर हम जाने और हमारा काम जाने,
कल्चर चेंज होगा, कैसे होगा, लोगों की चीखें निकलेंगी, क्या होगा, लोग किसके निकलेंगे, किसका धमाका होगा, nobody knows. तो hostile takeover is basically sometimes very autocratic, जबकि friendly takeovers are kind of mutual agreement के बाद शेयर होल्डर्स को एक दूसरे के शेयर्स देकर डिसॉल्व करके दोनों के कल्चर्स को मिलाकर तमाम तर तरीके की, जिस तरह की भी आपका समझ लो बिजनेस में जो इश्यूज आ सकते हैं आफ्टर मर्जर को पहले रिजॉल्व करके पहले से उनके सोल्यूशन बना कर रख लिए जाते हैं। सही है। हाउ टू प्रैक्टिस पॉइंट्स फॉर बिजनेस स्टेक होल्डर्स, गुड क्वेश्चन वरीशा। हाउ टू प्रैक्टिस, देखो बच्चे, एक स्टेक होल्डर्स, बिजनेस स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाओ, सही है, उन सब के ऑब्जेक्टिव्स लिखो कि यार इसका ये ऑब्जेक्टिव, इसका ये ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर लिखो ये कंपनी का जो कंसर्न है वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंसर्न हो सकता है। सप्लायर, टाइमली पेमेंट, कंपनियां करेगी पैसे बचाने की कोशिश करेगी। कस्टमर, हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस, कंपनियां करेगी लो क्वालिटी हाई प्राइस, ठीक है। जब आप ये चीज़ें लिख लोगे तो देन यू फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, सही है, एंड देन स्टार्ट रिजॉल्विंग इट। तो स्टेक होल्डर का कंसर्न रिजॉल्व हो गया, सही है। हाउ डू चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स अफेक्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दरअसल ये आप थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है आप पेस्ट एनालिसिस की तरफ चले गए हैं। ये A2 के लिहाज से थोड़ी सी बात ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को मैं ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी ना तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, याद रखो। जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो सोशल अनरेस्ट आएगा। जब सोशल अनरेस्ट आएगा तो कंपनीज कभी भी नहीं चाहेंगे टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, क्योंकि जब सोशल अनरेस्ट है, कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है, जब उसका पैटर्न ही नहीं बन रहा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हुई है, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी? एंड व्हेन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट गिविंग क्वालिटी टू और द वेरिएशन टू द कस्टमर. When I am not going to give the customer a variation or option and choices, definitely customers are not even going to buy my product, और जो है अवेलेबल वो उसको ही खरीदेंगे। तो एकदम से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ग्रोथ टू सर्वाइवल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल एज दैट। मेरा ख्याल है गोस्ट प्लेस, ओके फाइन। आर देयर एनी फॉर्मूलाज इन यूनिट नंबर 1? Yeah, there are two formulas in unit number 1. पहला फॉर्मूला है मार्केट शेयर का, दूसरा फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट शेयर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री इनटू 100। द हायर द शेयर द बेटर यू आर, सही है। दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिसके अंदर उसका फॉर्मूला बनता है मार्केट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये ओरिजिनली आपके उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, साइज ऑफ द बिजनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। काइंडली एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग स्टेक होल्डर्स एम्स एंड परहैप्स एग्जांपल्स टू। मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ का आंसर कर दिया हुआ है, बट स्टिल आई हैवंट आंसर्ड। मैं जरा से दोबारा बता देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बिजनेस के कस्टमर के साथ, बिजनेस के सप्लायर्स के साथ, बिजनेस के गवर्नमेंट के साथ, बिजनेस के बैंक्स के साथ, बिजनेस के कम्युनिटी के साथ, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? कस्टमर चाहता है कि हाई क्वालिटी है, बिजनेस चाहता है भाई हम ओके क्वालिटी देंगे लेकिन हम हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे क्योंकि वी वांट प्रॉफिट्स। सो एक लो क्वालिटी का हाई प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। आप सिंपल से देख लें कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट हो जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, सो वो नहीं बिकता मार्केट के अंदर, क्योंकि कस्टमर नोज के व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ मनी। सेम फॉर विद गवर्नमेंट, अगर आप टैक्सेस टाइम पे नहीं देंगे, गवर्नमेंट आपको ग्रांट से डिसकंटिन्यू करवा सकती है, आपको सब्सिडीज देने से मना कर सकती है, ठीक है। सप्लायर्स, अगर आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करेंगे। बैंक्स, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको वो इंटरेस्ट पे सरचार्जेस लगा देंगे, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी? लिमिटेड लायबिलिटी का बेटे मतलब ये होता है कि आपका जो बिजनेस है, अगर वो बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, तो बिजनेस बैंकरप्ट होने के बाद अगर आपका पर्सनल एसेट यूज नहीं हो रहा टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की अपनी चीज़ें बेच दी डेट्स को वापस करने के लिए, जो आपने लोन लिए थे वापस करने के लिए, पैसे रिकवर करने के लिए आपके बिजनेस सारी चीज़ें बेच दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी एक टाई पेन जो है वो भी नहीं बेची जाएगी, आपकी कफलिंग नहीं बेची जाएगी, कुछ नहीं बेचा जाएगा आपका। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी कि यू बेसिकली हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड योर बिजनेस हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी वाले बिजनेस पार्टनरशिप आपके प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, सही है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये कि अगर आपके बिजनेस का लोन है, पैसे वापस करने और तमाम तर बिजनेस की चीज़ें बेच दी गई, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस का पैसा वापस रिकवर नहीं हो सका, ठीक है, तो आपके पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा, ठीक है। A2 की बात हम लोग P2 के बात करें, ठीक है। How do businesses balance short-term and long-term objective and what are the trade-off they face? Okay, that's a good question. Short-term objective or long-term objective? Short-term objective, it might be possible they find customers are really unhappy with the product. Long-term, they basically have to survive in the economic recession. So again, the companies needs to understand, अगर वो short termism की तरफ जाती हैं तो वो they are losing their long-term perspective. Companies are never in the market for short-term purposes, ठीक है, they are for long-term. So definitely they have to forego their short-term objectives and to look for their long-term objectives, ठीक है. Sometimes companies are annoying. Companies do not come up with any innovative ideas. Companies do not give you range and choices because they are looking at the bigger picture, and consumers might have their like very limited perspective कि यार ये प्रोडक्ट के पिंक कलर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ऑरेंज कलर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्या यार इनको पता नहीं है कि इस तरह की चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है, why always mobile phones are rectangular, why cannot be the circle, or why cannot be a ball type, and so on and so forth, why cannot be a triangle, nachos की तरह की हो जाए, so it looks very cracky and so on and so forth, crunchy as well. So yeah, happens. अब ज़रूरी नहीं कि हम आपकी हर बात माने, सही है. You have to like make your mind कि you are talking about a meal or a snack or a mobile phone. So mobile phone cannot be look like a snack. So yeah, आपके ideas अच्छे ज़रूर हैं, but we are not looking into it. So then you start being like pissed off कि ये क्या बात हुई, कंपनी तो हमारी सुनती नहीं है, कंपनी तो ये प्रोडक्ट चेंज नहीं करती, ये नहीं करती. They are not looking into the short-term objectives right now. They are looking at the long-term objectives. This is the reason why governments at times कुछ ऐसे बड़े-बड़े projects बनाती हैं जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर कहते हैं, क्या रोडें टूट गई हैं यार, पुल नहीं बन रहे, ये हो रहा है, गंदगी कितनी हो गई है, इनसे तो काम नहीं होता, and so on and so forth. They're basically planning for a huge long-term perspective. So yeah, there are trade-offs, and trade-offs के अंदर definitely आपके जो stakeholders हैं उनके objectives उसमें ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है. एनालाइज एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लीगल फॉर्म. कोऑपरेटिव्स की मैंने बात कर ली है. सर एथिक्स टॉपिक अकॉर्डिंग पास पेपर्स, या एथिक्स काफ़ी रिनाउंड टॉपिक है. मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड टॉपिक. इट शुड बी इन योर पेपर. और CSR हो गया, एथिक्स हो गया, स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोशल एंटरप्राइज हो गया, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो एक की बात है दूसरे का उसमें इम्बेड कर सकते हैं इजीली, सही है. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जनरेट रेवेन्यूज एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. द मेजर बेसिक तरीके, दो रीजन है बेटा जी. Number one, public limited companies, why do they generate more revenues? Because they have more money. Why they have more money? Because they can float they sell their shares in real market, stock market. सही है. Number two, government assistance उसके पास होती है, government grants के लिए वो qualify करता है, ठीक है. This is the reason why they have more money, they have more investors, they have less chance of risk, guaranteed against bankruptcy by the government. Definitely, all these things are in benefit to the public limited company, and they are not there for private limited company. ठीक है. When the examiner asks us about a specific type of business, for example a food chain, car manufacturer, how are we supposed to answer them? Good one, Danish. That's a good question बेटा. याद रखो, as soon as आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर या 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर या 12 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, इवन 3 मार्क के क्वेश्चन के, मकसद किसी भी क्वेश्चन के अंदर, भले वो पेपर 1 हो भले वो पेपर 2, अगर आपको कभी भी किसी बिजनेस के बारे में बात कर दे, किसी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में बात कर दे, तो याद रखना उस बिजनेस से आप फिर हट नहीं सकते. जैसे इफ़ यू रिमेंबर, जो मैंने पेपर अभी एक पेपर 1 ग्रुप के ऊपर मैंने शेयर भी किया था, जिसमें मैंने अपनी तरफ से एक पेपर पूरा बना के दिया था, उसमें मैंने स्मार्टफोन्स के बारे में बात की थी बॉस्टन मैट्रिक्स के लिहाज से. तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड मोबाइल फोन्स नाउ, बट यू कैन यूज सेवरल डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन्स की बात आप कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन आप चॉकलेट्स की बात नहीं कर सकते थे. So when it is specific in terms of any car manufacturer, so ideally speaking, if I am there और मुझे car manufacturing की बात आए, so I'll just use one line and say for car manufacturer example Toyota, सही है, या Honda, और मैं फिर पकड़ के पूरा आंसर Honda Toyota में चिपका दूँगा.
अब मेरे जहन में एक रेफरेंस आ गया ना, रेफरेंस आ गया, मैं उस रेफरेंस से लेके बात करना शुरू कर दूंगा। फूड चेन मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल KFC, अब मैं सारी बातें KFC से रिलेटेड बात करना शुरू करूंगा। एयरलाइन, एयर ब्लू, शाहीन एयर, एयर सियाल, शुरू कर दिया। और आप इंटरनेशनल है, यू कैन गो विद लुफ्तांजा, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, व्हाटएवर, गो ऑन विद इट। सही है। कोई बच्चा का फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर पार्क्स की बात आती है, एडवेंचर डिज्नीलैंड एंड डिज्नीलैंड की बात शुरू कर। सो यू कैन जस्ट डिफाइन, जैसे ही आपके पास कोई सा क्वेश्चन आया 8 या 12 मार्क या 5 या 3 मार्क में, सो जस्ट राइट वन लाइन बिफोर इवन आंसरिंग कि आई एज्यूम कार मैन्युफैक्चरर एज फलानी कंपनी। बस इंश्योर ये करना प्लीज़ कि अगर इफ़ यू कैन डू इट, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एंड राइट अबाउट द कंपनी। आईफोन, एप्पल कैन नॉट कम अप विद अ जूस। सही है, एप्पल वालों का जूस नहीं है। सही है, एप्पल वालों के गैजेट्स हैं। एप्पल वाले आर नॉट नोन फॉर देयर कार, इट्स ऑलरेडी अ कॉन्सेप्ट कार, इट्स नॉट एन एक्चुअल कार। ठीक है। ऑडी कैन नॉट कम इन एनर्जी ड्रिंक्स। सही है। सिमिलरली रेड बुल कैन नॉट मेक चॉकलेट्स। सही है। तो मकसद इस तरह की चीज़ें नहीं करना ना प्लीज़, तो समझ भी आती है। मकसद जो काम जो कर रहा है उस ही काम आप करें। तो या यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट, अगर आप दिया जा रहा है तो यू हैव टू लाइक गो थ्रू विद द पर्टिकुलर पॉइंट। उसके अलावा आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सर हाउ मेनी पास पेपर, आई वुड सजेस्ट कि 2020 से लेकर 2023 मार्च तक के आप तमाम तर वेरिएंट्स, तमाम तर क्वेश्चन करें। और प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप ये रिविजन्स कर रहे होते हैं तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस के अंदर देयर इज़ नो चॉइस। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेक्शन बी, मेक श्योर यू विल शुड बी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन। जो 20 मार्क वाला क्वेश्चन है, इट शुड बी अ 12 मार्क क्वेश्चन नाउ। और जो डिस्कस के साथ कीवर्ड्स आ रहे हैं, चेंज दोस डिस्कस कीवर्ड्स टू इवैल्यूएट कीवर्ड्स सो दैट यू हैव अ राइट आइडिया कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है। 2020 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स कर लो। और इफ़ यू आस्क मी कि मैं अगर मैं आपकी जगह होता क्या करता, मैं 20 से लेकर 2023 तक की सबकी मार्किंग स्कीम्स रीड आउट करता। सही है। और 2022 के सारे पेपर सॉल्व करता। सो दिस इज बेसिकली प्रिपरेशन एंड हाउ टू डेवलप चेन ऑफ एनालिसिस। उमर फर्स्ट ऑफ ऑल चेन ऑफ एनालिसिस टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कितनी है। सही है। अगर आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी रीडिंग सफिशेंट है, डिटेल्ड है, तब आप उसका इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम जस्ट सेइंग कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए, तो ट्रेन करने से क्या होगा? वो ट्रेन करेंगे तो जाहिर सा वो खुश होंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये मेरा एनालिसिस में बात जाती है। अब वो मोटिवेट होगा तो क्या करेंगे? काम को प्रोडक्टिवली करेंगे। अब प्रोडक्टिवली करने से क्या होगा कि उनके जो ओवरऑल जो लेस टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे और उनके एरर्स कम हो जाएंगे। एरर्स कम होते तो वेस्टेजेस कम हो जाएंगे। अब जब तक मुझे नहीं मालूम कि ये पर्टिकुलर पूरी चेन बननी शुरू हो रही है, तो दिस इज़ माई चेन ऑफ एनालिसिस। तो मुझे जब तक डिटेल पता नहीं होगी ना, आई कैन नॉट जम्प, आई माइट जम्प फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं कहूँगा कि जी ट्रेनिंग करवा लो, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और यार अभी थोड़ी प्रॉफिट बढ़ेगा, मकसद आज ट्रेनिंग करवाने से कल थोड़ी प्रॉफिट बढ़ता है। पहले तो 10 काम और भी होने वाले होते हैं। Unless and until you know the detail, the link, or this chain analysis can only happen if you're going with your detailed reading. सही है? Okay. Capacity utilization. ग्लास में पानी जितना आ सकता है, सही है, हम उतना भरते नहीं, हम उसे थोड़ा सा कम भरते हैं। क्यों? ओवरफ्लो होने का चांस है। सही है। That is basically the concept of the resources as well. जब कोई मशीन कोई काम कर रही है तो वो 1000 यूनिट्स बना सकती है। अब वो 1000 यूनिट बना सकती है, लेकिन बना कितनी रही है? वो 800 बना रही है। तो उसकी अभी करंट आउटपुट क्या है? 800। मैक्सिमम आउटपुट क्या है? 1000। 800 को 1000 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 80% हो गया। ये 80% तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। वो 20% क्या है? 20% है एक्सेस कैपेसिटी। याद रखो, एक्सेस कैपेसिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक्सेस कैपेसिटी जो 20% है या 200 यूनिट्स हैं, ये 200 यूनिट्स असल में क्या थे? अगर बन जाते तो बिकते भी तो सही ना, तो रेवेन्यू भी आता। अगर बन जाते तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और कम हो जाती, क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपये है। सही है। आउटपुट भी इत्तफाकन 1000 रुपये मैक्सिमम, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये इसकी एक फिक्स कॉस्ट है।
तो अभी तो कितने यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 800 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वरना कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, 1000 पे डिस्ट्रीब्यूट होती। तो 1000 पे डिस्ट्रीब्यूट होती तो पर यूनिट 1 रुपया आता, अब 800 पे डिस्ट्रीब्यूट हुई तो 1 रुपये से ज़्यादा आने वाला है, सही है। अब इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी होगी उतनी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी, सही है। और ये एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो ओनर होगा उसको बुरा लग रहा होगा। सिमिलरली सोचो कोई आपका एक इवेंट हो रहा है, सही है, उस इवेंट में आपने 500 या 1000 बंदा बिठाने की जगह बनाई हुई है, आते सिर्फ 400 बंदे, 600 लोगों की जगह खाली रहती है। सो डू यू थिंक इट्स अ सक्सेसफुल इवेंट? नो इट्स नॉट। वाई? क्योंकि आपके पास उतने लोग तो आए नहीं, खाली जगह ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि जितनी खाली जगह होगी ना, और ये चीज़ तो हम लोग आमतौर पर फूड आउटलेट्स में भी देखते हैं, जहाँ रश लगा हुआ होता है लोग वहाँ पर वेटिंग में बैठे हुए होते हैं, और जहाँ जगह खाली होती है वहाँ लोग नहीं जाते और अज्यूम करते हैं कि वहाँ खाली जगह ना अच्छा खाना नहीं होगा, यहाँ रश लगा हुआ है ना यहाँ खाना अच्छा होगा। खुद ब खुद इक्वेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। यही बिजनेस भी समझता है कि अगर खाली जगह जाएगी, एक्सेस कैपेसिटी जाएगी होगी, तो हमारी मार्केट में बुरी रेपुटेशन जाएगी। जितनी ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी होगी उतनी बुरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, जितनी कम कैपेसिटी, जितनी कम एक्सेस कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी है, और अगर नहीं है तो बेहतरीन है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ सर कैन यू प्रेडिक्ट क्वेश्चंस फॉर P1? जी नहीं, आई हैव नो एबिलिटी, सही है, नो मूड एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन प्रेडिक्टिंग द पेपर, क्योंकि प्रोडिक्शंस आर टोटली तुक्के। और मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि प्रोडिक्शन जो ये लोग अभी आप लोगों को खैर इंशाल्लाह दूसरी जगहों से होपफुली आपको गेस्ट पेपर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप 2 से 3 टीचर्स का गेस्ट पेपर जमा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। सो यार पूरा कोर्स पढ़ लो, प्रोडिक्शन से कुछ नहीं होने वाला, सारे तुक्के होते हैं, ठीक है। Sir, can you tell something which most of the students shouldn't skip? Just wait for paper number 1 जो मैं अभी आपको यूनिट नंबर 1 का भेजने वाला हूँ. It will be answering your question कि आप लोग क्या छोड़ते हैं, सही है। लोकल कम्युनिटी का रोल एज अ स्टेक होल्डर, भाई लोकल कम्युनिटी एक तो बेसिकली आपको एक जगह देती है काम करने को, प्लस आपको परमिशन देती है, प्लस वो समझती है कि आप उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स लेकर आएंगे। अगर कोई आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप उनको इंक्लूड करेंगे, और अगर उनकी बातें नहीं मानी तो वो प्रेशर ग्रुप बन के आपको नोच खाएंगे और आगे काम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बैड मार्केटिंग करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, आपके काम में मसले लेकर आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यार दे हैव क्वाइट अ राइट इन डूइंग इट, सही है। क्वार्टरनरी सेक्टर इज अबाउट इंफॉर्मेशन, सही है, इंफॉर्मेशन दैट डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, बट व्हाट इज द राइट डेटा फॉर यू, सही है। हु इज बाइंग, स्टैट्स बताओ मुझे कि कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, कहाँ पर खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, किस तरह की माइंडसेट के लोग खरीद रहे हैं, किस तरह की इनकम के लोग खरीद रहे हैं। सो ये तमाम तरह की बातें करना है, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट नोन एज योर क्वार्टरनरी इंफॉर्मेशन। सो व्हाट अबाउट QA A2 की बात बच्चे जी पेपर 2 के बाद होगी, सही है, दैट इज 4th May इंशाल्लाह। Please explain business uncertainty and certainty. Business uncertainty and uncertainty again ये दो vocabulary words हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। Uncertainty is basically that you have no idea what is going to happen next, सही है। और business uncertainty is something that you cannot predict how business is going to interact or react to the condition, सही है। वेंचर कैपिटल मेरा ख्याल है बेटा दिस इज वेंचर कैपिटल इज इन फाइनेंस, सही है, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस राइट नाउ। सर कट्टा ओके दैट इज गुड। सर काइंडली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट CSR आर्ट इन बारामूला। अली रज़ा बेटा ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ यू जस्ट कैन सेंड मी द क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर दैट। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बता चुका हूँ, रीज़न वाई मूविंग फ्रॉम क्वार्टरनरी मेरे ख्याल से मैंने अभी बताया है। सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी से इंडस्ट्री मूविंग फ्रॉम टर्शरी टू, यानी कि टर्शरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर से क्वार्टरनरी इसलिए मूव किया जाता है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन यू कैन make your service more unique, more focused, more customized, सही है, more profitable, add new values, add new ways that you can distinguish yourself from others, ठीक है। This is the reason why they move from their
tertiary sector to quaternary sector. ठीक है. Sir, can you tell what can be the reason company should focus? ये मैंने बता दिया अभी. सर जीरो बजटिंग क्या होती है? सर जीरो बजटिंग बच्चे देखो बजटिंग होती है क्या है. बजटिंग इज बेसिकली एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है. और ये मैं इसका आंसर पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं करना, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. जीरो बजटिंग इज इन फाइनेंस. वेट फॉर यूनिट नंबर 5. थैंक यू. मार्केट सेगमेंटेशन यूनिट नंबर 3. थैंक यू. सर नोट्स भूल जाते हैं, क्या करें? अब देखो कुमैल, पॉइंट ये है, एक इंतहाई पुराना तरीका है फ्लैश कार्ड्स. सही है. फ्लैश कार्ड्स हैव डन मिरेकल्स. ठीक है. टू डिफरेंट पीपल एंड सिमिलरली फॉर मी इट्स द बेस्ट वे आई गेस. मुझे जिस चीज़ का मसला रहता है गो विद फ्लैश कार्ड्स वाली कहानी. सो आई डोंट थिंक कि फ्लैश कार्ड से बेहतर कोई चीज़ अवेलेबल है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सीआरएम के मैं बता चुका हुआ हूँ. लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी. आउटसोर्सिंग समझाते हैं. आउटसोर्सिंग यार यूनिट नंबर 4 की है, और यूनिट नंबर 4 की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं. ठीक है. Will you be doing it for A2? Already told you. यूनिट नंबर A2 P2 के बाद. मैक्लेलन की थ्योरी. मैक्लेलन की थ्योरी जो ओरिजिनली दैट इज के एम्प्लॉयज़ के अंदर जो आपके वर्कर्स होते हैं उनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. A एफिलिएट्स, B लीडर्स, C अचीवर्स. अचीवर्स बेसिकली समझते हैं ये एक साइड है. अब हर एम्प्लॉय के अंदर ये 3 साइड्स हैं, और ये तीनों साइड्स जो हैं कौन सी साइड आप में डोमिनेंट है दैट डिफाइंस यू. बाज़ औक़ात आपको अचीवमेंट आपको मोटिवेट करती है, समटाइम्स आपको पावर और कंट्रोल मोटिवेट करता है, समटाइम्स आपको लोगों की एफिलिएशन मोटिवेट करती है. सो दीज आर द 3 पर्सपेक्टिव्स. आपका मैक्लेलन ने बात की थी कि जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, सो ये 3 डायमेंशंस के ऊपर बात करते हैं. याद रखो मैंने शायद इसका भी आंसर इसलिए कर दिया क्योंकि ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये है तो यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी इसको आंसर इसलिए कर दिया क्योंकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो मैं उसको थोड़ा सा लिंक करके मैंने एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड डाला. सर इट इज़ ओके अगर मैं बिजनेस के 3rd एडिशन वाली बुक से कर लें तो व्हाट्स बैड इन इट? सर एग्जामिनर ने A2 पेपर 3 फेब मार्च में ट्रेंड शो किया है, उसने हर सेक्शन से एक सवाल किया. आपके ख्याल से क्या एग्जामिनर सेम ट्रेंड हमेशा ये करते हैं बेटा? हमने कौन सा ट्रेंड नया ढूंढ लिया? 5 यूनिट्स 5 सेक्शंस 5 क्वेश्चंस, यही होता है हमेशा बेटे. सो वाई चूज कोऑपरेटिव इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप? कोऑपरेटिव्स बेटा इसलिए हम सैफुल्ला इसलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम मर्ज नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ. ठीक है ना. पार्टनरशिप में तो आपका एक बिजनेस बन जाता है ना, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स प्रॉफिट एंड लॉस. तो कोऑपरेटिव में तो ऐसा नहीं है मैं अपना काम करूँगा आप अपना काम करो. भाई हम मिलकर एक चीज़ मंगवा रहे हैं, बस ख़त्म बात. इससे ऊपर क्या हमारी दोस्ती नहीं है, बस इसके आगे तुम अपना काम देखो मैं अपना काम देखूँगा. पार्टनरशिप में तो आपने भाई प्रॉफिट भी शेयर करना, लॉस भी शेयर करना, डिसीजन भी मिलकर लेने, सब कुछ करना. इसलिए कंपनी आमतौर पर पार्टनरशिप से जाती नहीं है, वो कहती है भाई अपना अपना काम करो. हाँ ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, इतना काम करके बस साइड पे हो जाओ. ठीक है. कॉर्पोरेशन जो होती है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है बेटा. सही है. ये पब्लिक सेक्टर में एग्जिस्ट करती है. कोऑपरेटिव्स जो हैं ये आमतौर पर आके प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट करती है. ठीक है. सर व्हाट एज पार्शियल प्रैक्टिस हो गया? सर फीजिबल का क्या मतलब? फीजिबल इज लाइक डूएबल. ठीक है. कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेशन से CSR हर बिजनेस यूज़ करता है. जी हाँ. आजकल हर बिजनेस को सबसे आसान तरीन तरीका लगता है कि CSR इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. वो किसी भी तरह से किसी स्टेक होल्डर को पकड़ कर बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं कि हम आपकी बड़ी ख्याल रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज़ के इश्तिहार आते हैं कि हम आपकी स्किन को आपसे बेहतर जानते हैं. अरे स्किन मेरी तुम कैसे जानते हो? बस वो ले आए बीच में, और आधे से लोग इसको समझना शुरू करते हैं. हम आपके पैसे को बेहतर जानते हैं, हम आपकी सेहत को बेहतर जानते हैं, हम आपके दांतों को बेहतर जानते हैं. अरे ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप को जानता ही नहीं हूँ भाई. ये तो अजीब सी चीज़ हो गई. ठीक है. आर दिस सेक्शन गोइंग टू बी ऑन डेली बेसिस? सत्तान यूनिट 1 आज है बेटा जी, यूनिट 2 कल, यूनिट 3 परसों, एंड देन 29 को यूनिट नंबर 4 एंड 30 को यूनिट नंबर 5. सही है. कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशंस का मैं बात कर चुका हूँ, कोऑपरेटिव्स क्लियर करवा चुका हूँ. कॉर्पोरेशंस पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती है जो वेलफेयर के लिए काम करती है. टेक्टिस शॉर्ट टर्म होती है, स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म होती हैं. स्ट्रेटजीज में टेक्टिस आती हैं. टेक्टिस आप ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करते हैं कि मैंने कैसे हैंडल करना है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी है कि जी मैंने CIE के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन मुझे आज क्या पढ़ना है, दैट इज माय टेक्टिस.
सही है। पाकिस्तान के अंदर बेटा सोशल इंटरप्राइजेस की एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती नहीं है, एनजीओ फाउंडेशन वगैरह हैं, आप उन्हीं को लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ चैरिटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। शेयर्स और कॉन्सेप्ट समझा दें। शेयर्स बेसिकली बेटा जी बिजनेस का फाइनेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मार्केट शेयर और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर बिजनेस प्राइस ऑफ द शेयर आती है, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। शेयर इज बेसिकली हिस्सा ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वर्चुअल हिस्सा, सही है। बिजनेस अपने आप अपना कीमा बना देती है फॉर एग्जाम्पल, और कीमा बनाने के जो छोटी सी एक बोटी होती है उसको हम कहते हैं वो हमारा शेयर है, उसको बेच देती है किसी सर्टेन प्राइस के ऊपर। तो मैक्सिमम 49% तक अगर वो बेच दे अपना हिस्सा तो ओनरशिप अपने हाथ में, क्योंकि 51% उसके हाथ में, सही है। लेकिन जैसे ही किसी ने 51% खरीद लिया अब वो ओनर हो चुका है। यूज़ द पेपर ऑफ स्ट्रॉ बाय या यूज़ ऑफ, बिल्कुल ये मैजिकल वाइफ बिल्कुल सही एग्जाम्पल दीजिए। स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स की एक्सप्लेन द इक्विटी एंड फाइनेंस बचे। अब ये फाइनेंस आगे ज़ैनब, फाइनेंस से हम बात नहीं करें, यूनिट 1 की लिखा हुआ भी, यूनिट 1 से रिलेटेड बात करें तो इट्स नॉट इन यूनिट नंबर 1 प्लीज़। deferred shares, operational flexibility, out of question, Herman. It's no more in AS course, and B it's in unit number 4, ठीक है। Thank you Daniel for keeping everyone aligned. What is entrepreneur बता चुका हूँ, entrepreneur बता चुका हूँ। सोशल ऑडिट, ये एक वो रिपोर्ट होती है जो सोशल इंटरप्राइजेस करती बनाती हैं, and they have to submit to UNESCO, UNICEF and UN bodies, जिनको वो बताती हैं कि हमारा सोशल इंटरप्राइज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सोशल जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड ब्ला 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 चीज़ें। तो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है, सो दैट करप्शन जो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा होती है उसको कम किया जा सके। Also, can you tell us the common chains that can be used for analysis of paper 1? और मैम यार ये अगर कोई बना लेना तो मैं कहता हूँ पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए। सर हाउ कम? एक बंदा बात कर रहा है स्टॉक मैनेजमेंट की, दूसरा बंदा बात कर रहा है मोटिवेशन की, तीसरा बंदा बात कर रहा है कॉस्ट एफिशिएंसी की, चौथा बंदा बात कर रहा है बिजनेस कंपटीशन की। बताओ कैसे कोई एक पॉइंट लेकर आए जो हर एक को कनेक्ट करते हैं? पॉसिबल नहीं है, सही है, वरना सारे आंसर एक जैसे हो जाएंगे। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन, द रीडिंग, द बेसिकली हाउ यू इवॉल्व द पॉइंट, सही है। रीडिंग यार बच्चा देखो एक चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखो कि व्हेन यू आर आंसरिंग, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, ये प्लीज़ अपने जहन से निकाल दो कि आपने छींक मारनी और अगर पेपर है वो हो जाना है, सही है। यू जस्ट नीज एंड द पेपर इज डन एंड यू गेट एन ए ग्रेड, ठीक है। ये प्लीज़ इस तरह से छोड़ दो इस चीज़ को करना। मतलब या तो आप लोगों के ये माइंडसेट्स होते हैं कि यार बस इतना आसान है, हम यूँ करेंगे नंबर मिल जाएंगे, या थ्रेशोल्ड बहुत गिर जाएगा तो हमारे ग्रेड आ जाएंगे। ये कौन से बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ ये सोच आती है मुझे समझ। पढ़ लो, टेंशन किस बात की। नहीं बेटा अरहम कैलकुलेशंस नहीं आती, फॉर्मूला ज़रूर आ सकता है। ये आया हुआ सही है। अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल से कुछ मुझसे चीज़ें निकल गई, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, कैलकुलेशंस नहीं आती सर, कैन यू एक्सप्लेन एथिक्स इन्फ्लुएंस? मैं बता चुका हूँ इस बारे में। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के बारे में बता चुका हूँ मैं। हिरार्की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता चुका हूँ मैं। हाउ डू वी प्रिपेयर इन प्रिपेयर वन डे बिफोर एग्जाम? गुड क्वेश्चन। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में एक दिन पहले ना सोया करता था, सही है, क्योंकि उससे पहले मेरी प्रिपरेशन हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि आप बाकी पूरा साल सोए में, तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें आपको जो आपने आंसर्स लिखे हुए हैं, सही, आप उनको पढ़ लें, सही है, या आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ जिसको आता है उससे बैठ कर ज़रा एक ऑटो समरी ऑन करवाएं, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते
तो आप पैसे जमा करना शुरू कर दें और नवंबर के लिए अपेयर हो जाए। दैट्स द बेस्ट थिंग। एक दिन में क्या प्रिपरेशन हो सकती है मकसद, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की भी है ना, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लेटेस्ट पेपर्स जो है इस तरह से करें कि यू जस्ट लाइक ओपन रैंडमली अ पेपर, सही है। अगर मैं हूँ और मैंने सारा साल मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो, तो मैं फाइनल डे पे क्या करूँगा, मैं फाइनल डे पे ये करूँगा कि मैंने पास पेपर्स की बुक खोली भी होगी मेरे पास होगी, मैं उसको रेंडमली कोई भी एक पेपर खोलूँगा एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, सही है। बल्कि या फिर मैं अपने बहन भाई को बोल दूँगा कि किसी भी पेश का कोई क्वेश्चन मुझे बोलो, आई विल बी अटेम्प्टिंग इट। सो या दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू it. Are you going to continue this quick revision sessions for A2, Ryan? Yeah, I'll be trying my best to do it. नहीं कर सका तो ऐसे मैं revision sessions करवा दूँगा. Okay, sir. In a question, if it's mentioned new business, does it mean small business? Yes. New business is not small business. New business is someone who can be a private limited company, just jumping in the market. So yeah, have less or no experience in the market. ये आप कह सकते हैं, लेकिन small business no. एल्टन मायो बटरकप, मुझे आपके नाम पे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, लेकिन डेफिनेटली लेकिन एल्टन मायो इज़ ए यूनिट 2, आज हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखो बेटा, इवैल्यूएशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है, थिंक आपने कीड़े निकालने पॉइंट में से। जब आप कीड़े निकालते हो ना चीज़ों में से, तो आप इवैल्यूएशन करते हो। बी क्रिटिक, सही है, यानी कि आप पहले तारीफ़ें कर रहे हो, फिर आप कहेंगे नहीं मैं इसकी बुराई करूँगा, अब कीड़े निकालो उसके अंदर। ट्रेनिंग से लोगों की प्रोडक्टिविटी से लोग मोटिवेट, ये तो बड़ी समझ आ रही है। ट्रेनिंग, टाइम वेस्ट होगा भाई। जो आप ट्रेनिंग के अंदर बंदों को बुलाओगे वो अपना काम कैसे पूरा करेंगे, और जो वो अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो बैकलॉग बन जाएगा, और जो बैकलॉग बन जाएगा तो एक कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो गई इवैल्यूएशन, कीड़े निकाल दिए फॉरन से कुछ, सही है। ब्रांड लॉयल्टी, सही है, आपने ब्रांड लॉयल कस्टमर्स बनाए तो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स आपकी प्राइसेस को ज़्यादा आराम से हाई प्राइसेस को वो कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। उससे आगे टोटल रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, और टोटल रेवेन्यूज़ बढ़ने के बाद जो है आपका मार्केट शेयर जो है बढ़ सकता है। आ जाओ, स्विच हो गया। However, brand loyal customers may demand a lot of attributes that you cannot really want to launch at that particular time, meaning they might force you to do something that you really do not want to do, and for that reason you may get detracked or off track from your major objectives, and customers may demand some royalty out of their products, of your products, and definitely this is going to cost you a big chunk of money. So एकदम से अच्छे वाले लगते एकदम से बुरा लगने लगे। Just imagine, just to give you basic understanding, आपका किसी से बहुत strong किस्म का 14th Feb बनाया था, सही है, कितना अच्छा होगा ना। 14th Feb बनाया आपने किसी के साथ, ठीक है, अब आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, अब आप फुल टाइम जो है उसकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं। ये जो बैक बाइटिंग कर रहे हो ना, ये ओरिजिनली आपका इवैल्यूएशन। लीडर्स मैनेजर्स बचे, एक्सट्रीमली सॉरी, यूनिट नंबर 2, बोस्टन मैट्रिक्स यूनिट 3, गेस्ट पेपर, आई डोंट नो सर, वेयर कैन वी गेट द पेपर यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ है, और अब जो मैं ये यूनिट मेरे ख्याल से इस सेशन ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, सो आई विल बी शेयरिंग द पर्टिकुलर पेपर, जो पेपर 1 यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड पूरा पेपर है, विल बी शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सर, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द पेपर यू टॉकिंग अबाउट 2, सोशल कोहेजन, एक्सप्लेन प्लीज। सोशल कोहेजन बेसिकली यूनिट नंबर 2 में है बच्चे, and that is social cohesion is in emotional intelligence, and emotional intelligence is in A2। बिजनेस प्लान के बेनिफिट्स बता चुका हूँ। मोटिवेशन का आपका मुताबिक फाइनेंशियल बेहतर है या नॉन फाइनेंशियल, यूनिट 2 है बेटे, कल बात करेंगे इस बारे में। टेंशन हो है कि टेंशन नहीं हो रही, या सर टेंशन, अब टेंशन को आप हो रहे हो बेटे, मैं क्या कर सकता हूँ। थ्योरी सेकंड यूनिट का पार्ट है, कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्टिव समझा दिया,
रिलेशनशिप टेक्स्ट समझा दिया सर, इतना टाइम के बुक से पढ़ा जाए? नहीं बेटा, अब इतना टाइम नहीं है बुक से पढ़ा जाए. What you can do is solve past papers and read the marking schemes. That's the maximum. Forecast, sir, cash flow motivation theories, cash flow forecast, unit number 5, unit number 2. सर सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, कर लो सर. कैश फ्लो समझा दें सर, क्लासेस का टाइम बता दें सर, पेपर चेक कर दें. स्मॉल बिजनेस, एक सेकेंड. शारन, अगर आपको डेफिनेशंस का मसला हो रहा है, क्रैमिंग का मसला हो रहा है, जस्ट गेट द जस्ट आउट ऑफ इट कि ये कह क्या रहा है. तो मुझसे डेफिनेशंस कभी याद नहीं हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग. ऑनेस्टली मुझसे कभी डेफिनेशंस याद नहीं है. आई एम सुपर बैड इन क्रैमिंग, और मुझसे लिखा हुआ पढ़ा भी नहीं जाता. सही है, मुझसे इट्स जस्ट इम्प्रॉम्प्टू वाली कहानी ऑल द वे. So if I understand the concept, I can write it down. So just understand the concept. So yeah, that's the point. So what is the link between marketing objective and corporate objective? Marketing objectives are derived from business objectives. ठीक है. अगर business objective सर्वाइवल का होगा तो मार्केटिंग ऐसे ही की जाएगी कि यहाँ पे सर्वाइविंग में हेल्प की जाए. ठीक है. इंटेलेक्चुअल कैपिटल कोर्स का पार्ट नहीं रहा, कोर्स से ही निकाल दिएगा ना AS में ना A2 में. सर आर 5 years ALE's पास पेपर वेरिएंट 1 डिसेंट इनफ टू लर्न राइटिंग स्किल बेटा. एक वेरिएंट नहीं करें आप इतने सारे पेपर ना करें. आप 2020 से लेकर 2023 मार्च तक के पेपर्स आप करें, सारे वेरिएंट्स करें, सब करें. ठीक है. 2022-23 के पेपर सॉल्व करें, 20 से लेकर 23 तक के सारे वेरिएंट्स को आप उनकी मार्किंग स्कीम पढ़ें. पहले सारी मार्किंग स्कीम पढ़ के अपनी नॉलेज भर लो, फिर 2022 पे जाओ, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लो. कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर आपके पास. सर क्लासेस का टाइम बता दें. कौन सी क्लासेस? यही टाइम है बेटा, 11 बजे ऑनवर्ड्स. आज और नेक्स्ट 30 अप्रैल तक चलेंगी. अगर हम सर वेरिएंट 2 पेपर करें तो फिर नॉट सो सॉरी, इट इज़ completely a wrong strategy if you're just going for variant 2. 1-1 and 1-3 have very good question, and most of them have good kind of twisting question जो later on variant 2 में आए हैं. सही है. So स्मॉल बिजनेस रिसर्च नहीं कर सकते, पैसा नहीं होता, रेपुटेशन नहीं होती, बार्गेनिंग पावर नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेफिनेटली, और कस्टमर से बहुत कनेक्शन हो सकता है, एम्प्लॉय के बारे में काफ़ी जानता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदों को नहीं रख सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनी टाइम बिफोर मॉर्निंग पेपर इन द मॉर्निंग वी डन विद एग्जाम प्रिपरेशन. आस्क योर फ्रेंड कि वो आपको मुश्किल तरीन क्वेश्चन भेजें और फिर आप वो सॉल्व करें. और अब आपका जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी हो, सो मेक श्योर कि और भले आपकी प्रिपरेशन हुई हो ना ही हुई हो, प्लीज़ टाइम योर आंसर्स. प्लीज़ टाइम योर आंसर्स. सही है. और फिर आप टाइम में आंसर्स सर चेक कर कैसे करें पास पेपर अटैम्प्ट करके मार्केटिंग के अलावा. देखो बच्चे, सेल्फ चेकिंग तो सिर्फ मार्किंग स्कीम से ही हो सकती है. ठीक है. इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. हाँ, जो पेपर मैं भेजूँगा वो आप मुझे सॉल्व करके भेज सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको चेक करके आपको दे सकूँ. सब पास पेपर करते करते अगर कुछ समझ ना आए तो मार्किंग स्कीम खोलना सही है. हाँ बिल्कुल खोलना सही है. मैं प्रेफर ये करूँगा कि मार्किंग स्कीम पढ़कर फिर पेपर करना शुरू करें, और मार्किंग स्कीम पढ़ने के बाद तकरीबन 1 घंटे का गैप दो और फिर आंसर करो, सो दैट रिटेंशन आ सके. साथ साथ नहीं करो. सर हम YouTube से पढ़ते हैं, हमें कैसे मिलेगा व्हाट्सएप का पेपर? हाँ बड़ी अच्छी बात है. मैं इसी सेशन को जब मैं इसको अपलोड करूँगा ना, तो इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो लिंक भेज दूँगा. ठीक है. और मैं AS के ग्रुप का भी लिंक मैं भेज दूँगा, तो दोनों लिंक्स इसी के साथ इंशाल्लाह. इज़ देयर एनी लिंक एंड? हाँ जी, कम्युनिटी पे जाके देख लें. देयर इज़ अ लिंक. कम्युनिटी पे जाके देख लें. मैंने AS का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक बनाया हुआ. ठीक है.
businesses are small and important, so can you explain the type of it? शारा मैं इंटीग्रेशन की सारी बात शुरू में कर चुका हूँ. हाउ टू सॉल्व स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट बात हो चुकी हुई है. हाउ टू डील विद स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट तरीन चीज़. देखो बच्चे, स्ट्रेस के 3 लेवल्स हैं, ठीक है. एक आपका मेंटल स्ट्रेस है, एक आपका पीयर स्ट्रेस है, सही है, और दूसरा आपका स्टडी स्ट्रेस है. जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो तो नींद पूरी करने से होगा, जागने से कुछ नहीं होता. लंबे लंबे टाइम जागने से कुछ नहीं होता. पेपर वाले टाइम पे आपको नींद आ रही होगी, यू वॉन्ट बी प्रोडक्टिव, प्लीज टेक अ गुड नैप, गुड स्लीप, सही है, बिफोर द पेपर, सो दैट यू शुड बी लाइक इन योर सेंसेस व्हेन you're टेकिंग द पेपर. नंबर 2, पीयर स्ट्रेस. दूसरा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, दूसरे का इतना हो गया, मेरा कितना हो गया, सही है, छोड़ दो. उसकी स्टेट ऑफ एंट्री अलग है, आपकी स्टेट ऑफ एंट्री अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, आपका अलग है. गेट सेल्फिश, डोंट गेट सेल्फलेस, गेट सेल्फिश, ठीक है. और पढ़ो खुद के लिए, अपने लिए पढ़ो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ो, दूसरों से इंप्रेशन डालो, सही है. नंबर 3, एजुकेशन स्ट्रेस, जो पढ़ाई का, सही है, स्टडीज़ का स्ट्रेस. जो स्टडीज़ का स्ट्रेस उस वक्त आता है जब आप बिल्कुल एक वक्त में आके आप बहुत सारी चीज़ बंडल करते हो, सही है. अभी भी आपके पास 5 दिन हैं, ठीक है. सो 5 दिन के अंदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्लान, जस्ट यू कैन स्लाइस थिंग्स डाउन. जैसे यूनिट 1 आज हमने बात की है ना, आज बैठ के यूनिट 1 की सारी बातें करनी शुरू करो. अभी मैं पेपर शेयर करता हूँ ना, सॉल्व दिस पेपर, ठीक है. ट्राई योर बेस्ट के इस पेपर को सॉल्व करो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा आता लिखो, एंड देन रीड दिस फ्रॉम द बुक, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर हो जाए, सही है. एंड देन यू कैन हैव इट, सही है. तो प्लान करो एंड देन यू कैन डील विद दिस स्ट्रेस वाली कहानी, ठीक है. सर आंसरिंग टाइमिंग रिकैप कर दें P1 का प्लीज. आंसरिंग 2 मार्क का क्वेश्चन 2 मिनट में, 3 मार्क का क्वेश्चन 3 मिनट में, 5 मार्क का क्वेश्चन 7.5 मिनट, ठीक है. देन आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन 12 मिनट में, एंड देन 12 मार्क का क्वेश्चन 18 मिनट के अंदर आपके पास होना चाहिए. आपका टाइम बच जाएगा. गो बैक टू योर क्वेश्चंस एंड वेयर एवर यू फील लाइक पुटिंग सम मोर पॉइंट्स एट देम, सही है. हरमैन, मेरा ख्याल है जिस तरह से पेपर आता है वैसे ही करो. सेक्शन बी करके सेक्शन ए को बाद में करना कोई अकलमंदी नहीं है. मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि सेक्शन बी में बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन मिस आउट कर जाता है, सही है. सो डील विद द सेम थिंग. मुसरत, ग्रुप लिंक जो है, एक सेकेंड, इफ आई जस्ट कैन डू इट ओवर हियर. है जी, दिस इज इट फॉर टुडे. आई थिंक योर क्वेश्चंस आर देयर. कम्युनिटी पे बेटा है, प्लीज़ कम्युनिटी पे जाके देख लो, सो यू विल हैव इट. एंड दैट्स इट फॉर टुडे, टुनाइट, सॉरी. एंड आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्यूरीज. एंड कल 11 o'clock यूनिट नंबर 2. अब मैक्लेनन वाले लोग, मैनेजर लीडर वाले लोग और तमाम तर यूनिट 2 वाले लोग जो हैं वो अपने क्वेश्चंस कल लेकर आइएगा, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक and thank you very much, and spread the word, help others. Allah Hafiz.